हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। स्टूडेंट्स, बैंकिंग एग्जाम 2021 2021 में जो भी बैंक के एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। आरआरबीज के एग्जाम की अगर मैं बात करूं, रीजनल रूरल बैंक्स के एग्जाम्स, या फिर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, या फिर बाकी के जो इंडिविजुअल एग्जाम्स की भी जो बैंकिंग के होते हैं, ठीक है। और जितने भी ये बैंक एग्जाम होते हैं, इनमें एक पार्ट जो कि अपनी अहम भूमिका निभाता है, वो होता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर यहाँ पर एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट जो बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, वो होता है बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा डेली डोज फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस कंसेप्ट एंड फॉर द स्टैटिक जीके कंसेप्ट, फॉर द करंट अफेयर्स कंसेप्ट। तो आज हम हमारी डेली डोज कंसेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे और आज के हमारे पहले लेक्चर में हम समझेंगे बैंकिंग सेक्टर, ये बैंक्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हम बैंक्स का करेंगे और उसके बाद आरबीआई के बारे में जानेंगे एंड देन आरबीआई के बारे में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज की हमारी क्लास के अंदर। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट थोड़े थोड़े समझ में आए कि एक्चुअल में बैंकिंग अवेयरनेस में क्या होता है। कोई टफ नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत आसान है, ठीक है। चाहे आप इस बैकग्राउंड से हो नहीं हो, चाहे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी है, बट इसको समझना बहुत आसान है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा और थोड़ा थोड़ा लर्निंग कंसेप्ट आपको रखने पड़ेंगे। तो बैंकिंग अवेयरनेस हम स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्लियर? चलिए, क्लास के दौरान, सेशन के दौरान अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जो भी आपको कुछ इशू नजर आता हो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बैंक क्या होता है, कि एक बैंक एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, एक बैंक एक ऐसी लाइसेंस्ड कम्युनिटी होती है, इंस्टीट्यूशन होता है जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उस एक्सेप्ट किए हुए पैसे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चैनलाइज कर देता है, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैसा लेती है और उस पैसे के बदले में कुछ ब्याज हमें देती है और हमारे ही उसी पैसे को आगे फर्दर किसी को दे देती है और उससे और ब्याज लेती है, पैसा लेती है, हमें ब्याज देती है, उससे ब्याज लेती है और बीच में अपना प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। ये होता है एक बैंक। इसके अलावा बैंक जो होता है वो काफी टाइप्स के आजकल की बैंकिंग्स होती हैं। दे आर रिटेल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टर्स बैंक हैं, कि किस किस तरह का पर्पज है। कुछ बैंक सिर्फ छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दे आर कॉल्ड द रिटेल बैंक्स। जैसे आज के टाइम का अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो पेमेंट बैंक्स जो होते हैं, दे आर काइंड ऑफ रिटेल बैंक्स। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, जैसे जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, दे आर द कमर्शियल बैंक्स। एंड कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि हमारे पैसे को फर्दर आगे इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सब चीजें। तो बैंकिंग सेक्टर जो हमारा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये जो बैंक होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये जो बैंक्स हैं, ये या तो सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं या फिर कोई सेंट्रल बैंक सरकार के द्वारा बनाया जाता है इनको रेगुलेट करने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के बनने से पहले इंडिया में ये जितने भी बैंक थे, इंडिया में बहुत बैंक थे, आरबीआई के बनने से पहले भी जितने भी बैंक थे, सबके सब सरकार के द्वारा हैंडल किए जाते थे। बट जब आरबीआई बना, उसके बाद 1949 के बाद जब आरबीआई नेशनलाइज्ड हो गया, तो सारे के सारे बैंक जो है वो आरबीआई के कंट्रोल्ड में आ गए। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक, ये सबको रेगुलेट करता है। क्लियर? बट बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई कैन से एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम भारत के अंदर, अगर मैं एग्जांपल लूं, इंडिया के अंदर सारे बैंक्स को अगर मैं ताला लगा दे तो भैया सब हिल जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, सारी इकोनॉमी हिल जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, ठीक है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांजैक्शंस बैंक के द्वारा हैंडल की जाती है। सब लोगों की ट्रांजैक्शन, आजकल एक आम इंसान की ट्रांजैक्शंस, एक बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शंस बैंक के ऊपर ही निर्भर करती है।
हर एक इंसान सोचता है कि कब सोमवार को बैंक खुलेगा और मैं जाकर मेरा काम होगा, मेरा चेक पास होगा, क्योंकि बैंक्स हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो बैंक के बिना हमारी जिंदगी नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो जाएगी अगर बैंक्स नहीं होंगे। तो बैंक्स तो रहेंगे, बैंक्स कहीं नहीं जाएंगे, बैंक्स हमेशा रहेंगे। एक क्वेश्चन आता है मुझे बहुत बार, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये कोविड-19 बैंकिंग सेक्टर को भी इफेक्ट करेगा, बैंक्स पे ताला लग जाएगा? नहीं बच्चों, बैंक्स हमेशा रहेंगे, बैंक्स हमेशा रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था वाई बैंकिंग सेक्टर, कि आप अगर आप जैसे बैंक का एग्जाम दे रहे हो, कभी इंटरव्यू में बैठते हो और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाई बैंकिंग सेक्टर, वाई यू आर द सिलेक्टिंग द बैंकिंग सेक्टर, तो यहां पर आप इस प्लस पॉइंट को गिना सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इंडिया में थोड़ा सा बैंकिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंडिया में बैंक कैसे आए और इंडिया में पहले बैंक कौन से आए। ठीक है, देखिए इंडिया में जो सबसे पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडिया का सबसे पहला बैंक जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1770 में स्टार्ट किया गया था। 1770 में इंडिया में पहला बैंक आया था, दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1770 में बनाया गया, बट ये बैंक बंद कर दिया गया था 1832 में। 1832 में इस बैंक को क्लोज कर दिया गया था। आप देखते हो कि इंडिया में पहला बैंक 1770 में आया और बच्चों की क्वेरी होती है कि हमने तो कभी ये बैंक सुना नहीं, हमने तो कभी देखा नहीं। आपने इसलिए नहीं सुना क्योंकि 1832 में कुछ रीजंस की वजह से बैंक फेलियर हो गया था और इसको बंद कर दिया गया था। बट इसके बाद इंडिया में आते हैं प्रेसिडेंसी बैंक्स। और देखिए बिफोर अगर मैं बात करूं, पहले इंडिया में क्या चलता था, प्रेसिडेंसीज होती थी, रियासतें होती थी। प्रेसिडेंसी क्या होती है, रियासत, रियासतें होती थी। तो इंडिया में बनाए गए प्रेसिडेंसी बैंक। 1806 में एक बैंक बना, दैट इज बैंक ऑफ कैलकाटा। बैंक ऑफ कैलकाटा, ठीक है। उसके बाद 1840 में एक और बैंक बना, दैट इज बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे। एंड इन 1843 the next bank has opened, that is the next bank was opened, that is Bank of मद्रास। ये तीन बैंक क्या थे, इन तीन बैंक्स को हम बोलते थे प्रेसिडेंसी बैंक। तो इंडिया में कितने प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स इंडिया में बनाए गए थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक इंडिया में बनाए गए थे। और ये तीनों बैंक्स अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैंक, बहुत बड़े बैंक माने जाते थे एट दैट टाइम। तो ये बैंक इंडिया के अंदर वर्क कर रहे थे और इनके बाद और बैंक खोले गए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि क्या ये प्रेसिडेंसी बैंक आज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में बताया कि ये तो भैया बंद हो गया, तो क्या ये प्रेसिडेंसी बैंक्स आज एग्जिस्ट करते हैं, तो अब हम ये देखते हैं। देखिए ये जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे ना, हमने 3 बैंक देखे, तो हुआ क्या 1921 में, 1921 में क्या हुआ, हमारे पास जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, दैट इज बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक्स को कर दिया गया मर्ज। इन 1921 all these 3 presidency banks were merged and became a single entity। एक सिंगल एंटिटी बना दी, एक सिंगल बैंक बना दिया गया, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि जब इन 3 बैंक्स को मर्ज किया गया, उस वक्त इंडिया में 70 ब्रांचेस थी इन 3 बैंक की। इन तीनों बैंक्स की मिला के 70 ब्रांचेस थी भारत में, यानी कि उस टाइम का सबसे बड़ा मर्जर, आई कैन से दैट टाइम, नॉट टुडे। ठीक है, उस टाइम पे तो इतने बैंकिंग सिस्टम होता क्या था, फिर भी इन 3 बैंक की मिला के 70 ब्रांचें थी भारत में, और 70 ब्रांचों के साथ एक सिंगल एंटिटी बनी, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक प्राइवेट बैंक, बट बहुत बड़ा बैंक, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब उसके बाद हम तो आज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी हमें देखने को नहीं मिलता, हमने तो ये भी नहीं सुना, तो इसका क्या हुआ,
इसका क्या हुआ? तो हुआ क्या, देखिए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद यहां पे जो डेवलपमेंट का मुहैया था, डेवलपमेंट की जो रूटीन थी, उसकी तरफ सरकार के इनिशिएटिव बढ़ने लगे कि किस तरह से विकास किया जाए, बैंकिंग सेक्टर को कैसे आगे लेके जाया जाए। सारे के सारे बैंक तो प्राइवेट हैं, कोई भी पब्लिक सेक्टर है ही नहीं, कोई सरकार का बैंक नहीं है। तो सरकार ने यहां पर सोचना शुरू किया कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहां पे एक रिक्वायरमेंट है। तो हुआ क्या, 1950 के आसपास यहां पे सरकार ने एक पर्सन को नियुक्त किया जिसका नाम था एडी गोरेवाला, कि बताओ भैया क्या करें। तो इस एडी गोरेवाला कमेटी ने रेकमेंड किया कि भैया आप इस बैंक को, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कर दो। नेशनलाइज्ड का मतलब बच्चों होता है राष्ट्रीयकरण करना, यानी कि एक प्राइवेट एंटिटी को सरकार के कंट्रोल में ले आना। तो सरकार ने क्या किया, ऑन 1 जुलाई 1955 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो बैंक था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको कर दिया नेशनलाइज्ड। इसको क्या कर दिया, नेशनलाइज्ड। और इसको नेशनलाइज्ड करके एक सिंगल एंटिटी बनाई, एक बैंक बनाया, भारतीय स्टेट बैंक, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है और वर्क करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये बनाया गया कैसे, नेशनलाइज्ड करके। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड करके बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, एसबीआई बनाया गया, बट इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक एक्ट भी पास कराया गया, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई, दैट इज अंडर द एसबीआई एक्ट 1955। इसको बनाने के लिए एक एक्ट बनाया गया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। तो इसके तहत 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज्ड कर दिया गया और बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये तो सुना है, ये तो सबने सुना, ठीक है, ये एग्जिस्ट भी करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया, प्रेसिडेंसी बैंक से इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक से बन गया एसबीआई। तो बैंकिंग सेक्टर ऐसे ऐसे चलता गया। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे बैंक आए, जैसे पीएनबी आया, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, कब आया, 1894 में ही बन गया था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक था जिसका हेडक्वार्टर इनिशियली लाहौर में था, लाहौर में। ठीक है, जो कि बाद में नई दिल्ली में शिफ्ट किया गया, बाद में इसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, पहले लाहौर में था। क्योंकि ये जो बैंक था ये इंडिया का स्वदेशी बैंक था, बिकॉज दिस बैंक हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, लाला लाजपत राय जी का बहुत योगदान था। उसके बाद मजीठिया साहब जो कि ट्रिब्यून के फाउंडर थे, उनका बहुत योगदान था। तो बहुत सारे लीडर्स ने मिलकर इस बैंक को बनाया, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, भारत का मतलब इंडियंस के लिए बैंक था ये पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद बात करें तो भारत के अंदर बैंक बनते गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इसको बनाया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 1919 में इसको बनाया गया। तो बहुत सारे बैंक्स बनते गए। इनको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको अलग से सारे पढ़ा दूंगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक है सारे के सारे अलग से पढ़ा दूंगा, ये कब बने, कौन सा हेडक्वार्टर और कौन सा प्रेजेंट चीफ है, ये मैं सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, एसबीआई का प्रेजेंट चीफ फिलहाल मैं अभी बता देता हूं, एसबीआई 1955 में बना था। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एसबीआई के अभी जो चीफ है इनका नाम है दिनेश कुमार खरा, डीके खरा, KHARA। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो बात आती है भारत के सेंट्रल बैंक की। इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो आरबीआई के बारे में जानेंगे, क्योंकि एक बहुत जरूरी सूचना है आरबीआई। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो देखिए आरबीआई को बनाने का मकसद, आरबीआई क्यों बनाया गया, सबसे पहले तो पॉइंट था, सबसे मेन इशू जो था वो था करेंसी। इंडिया में करेंसी का रोल, करेंसी की दशा, ठीक है, तो ये बहुत खराब चल रही थी। तो इस खराब दशा को लेके यहां पर भीमराव अंबेडकर साहब ने एक किताब लिखी। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर साहब, बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने एक किताब लिख दी। अब उस किताब के बाद भारत में करेंसी का जो डंका था वो और बढ़ने लगा कि करेंसी एक बहुत बड़ा इशू बन रहा है। ठीक है, प्रॉपर वे में चैनलाइजेशन नहीं हो पा रही, तो रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन की इंडियन करेंसी को लेके। तो हुआ क्या, इंडियन करेंसी के ऊपर एक बॉडी बिठाई गई। हालांकि ये किताब जो थी ये 1923 में ही पब्लिश हो गई थी पहली बार, बट
1928 के आसपास लगभग 1926-27 के पास लगभग जाकर इंडियन करेंसी को लेके एक बॉडी अपॉइंट की गई, दैट इज हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, इसको हम बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन। ये इंडियन करेंसी के ऊपर बिठाया गया, इंडियन करेंसी के ऊपर एक कमीशन बिठाया गया, या फिर हम इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, ठीक है, रॉयल कमीशन। इसने रेकमेंड किया एक बैंक, एक ऐसा बैंक जो इंडिया में करेंसी सिस्टम को चैनलाइज करे। तो ऑन इसको बनाने के लिए फिर एक एक्ट बनाया गया, दैट इज आरबीआई एक्ट 1934। 1934 में इसको लेके एक अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक एक्ट पास कराया गया, आरबीआई एक्ट 1934। और ऑन 1 अप्रैल 1935 एक बैंक बनाया गया, दैट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन or Royal Commission on the Indian currency. But initially Reserve Bank of India was a private bank. The bank was operated by held by the Tatas and some other businessmen. The private bank था, एक private bank था, ठीक है। And the bank was started with the initial capital of rupees 5 करोड़। 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट किया गया था, 5 करोड़, ठीक है। तो मैंने बताया कि आरबीआई इनिशियली एक प्राइवेट बैंक था, बट आज आरबीआई प्राइवेट बैंक नहीं है। तो बात अभी हमने की थी नेशनलाइजेशन की। तो आरबीआई को कब नेशनलाइज्ड किया गया? तो आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 आरबीआई का नेशनलाइज्ड कर दिया, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक बन गया। अब थोड़ी और चीजें जानते हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर, आरबीआई का हेडक्वार्टर, तो देखिए इनिशियली जब आरबीआई बनाया गया तो आरबीआई का हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, बट आरबीआई के बनने के 2 साल के अंदर ही, दैट इज 1937 में, इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। कहां पे? मुंबई में। तो आज भी आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। क्लियर हुआ? चलिए और चीजें जानते हैं आरबीआई के बारे में। चलिए, यह है आरबीआई का लोगो। अब लोगो की बात करें, आरबीआई के लोगो की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या? एक ट्री और एक एनिमल। तो ये ट्री कौन सा है? सबसे पहले तो इसको लेके पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाता है, बेसिकली बहुत कम चांस होते हैं बट कभी आ सकता है। तो ये ट्री है पाम ट्री, ताड़ का वृक्ष। और ये जो एनिमल दिख रहा है ये कौन सा है? तो ये है टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। उसके बाद आरबीआई जब बना तो आरबीआई को ऑपरेट करने की बात भी आती है। तो आरबीआई में होते हैं 21 डायरेक्टर। आरबीआई में टोटल 21 मेंबर का स्टाफ होता है, डायरेक्टर। इसमें से 5 ऑफिशियल हैं, 16 अनऑफिशियल हैं, ठीक है। ये 5 ऑफिशियल में कौन आता है? 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है। अब गवर्नर की बात करते हैं तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो बच्चों आरबीआई के पहले गवर्नर थे, दैट इज सर ऑस्बर्न स्मिथ, सर ऑस्बर्न स्मिथ, सर ऑस्बर्न स्मिथ। उसके बाद आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इनका नाम था सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। कब बने थे? 1943 में। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो दैट इज सेम सीडी देशमुख, क्योंकि 1943 से लेकर 1949 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई भी यही थे, सीडी देशमुख। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और तभी जितने भी और क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं तो आपका वहां पे आपको उत्तर मैं देता जाऊंगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया था एक किताब, तो किताब थी एक, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो भारतीय रूपी को लेके एक किताब लिखी गई थी। इस किताब को किसने लिखा? यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि ये जो किताब थी ये भीमराव अंबेडकर साहब की लिखी हुई किताब थी। तो BR अंबेडकर जी की ये किताब है। फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि मैंने आपको सारे आंसर में पहले ही बता चुका हूं, तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड, आरबीआई का गठन कब किया गया, कब आरबीआई बनाया गया, स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो 1935 हमारा उत्तर हो जाएगा। फटाफट अगले क्वेश्चन को देखें। वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द आरबीआई, आरबीआई का पहले हेडक्वार्टर कहां पे था? तो ये भी मैंने आपको बताया कि आरबीआई जब बनाया गया इसका हेडक्वार्टर बच्चों कहां पे था? कैलकाटा में था। 1937 में, यानी कि बनने के 2 साल बाद इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया था। तो दैट इज इन कैलकाटा। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई वॉज शिफ्टेड टू मुंबई? ये भी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है, अभी बताया वैसे 1937, बनने के 2 साल के अंदर। फटाफट कर पा रहे हैं ना आप? देखिए कितने इजी से क्वेश्चंस है। उसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ लोकल बोर्ड्स ऑफ आरबीआई आर लोकेटेड। देखिए आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड के ऑफिस है, आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड के ऑफिस है, ठीक है, 4 लोकल बोर्ड के ऑफिस आरबीआई के। तो ये कहां कहां पे हैं, ये यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये मुंबई में है, एक कैलकाटा में है, एक चेन्नई में है और एक दिल्ली में है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन सा है? हाँ, ऑप्शन फर्स्ट ही है, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई एंड नई दिल्ली। चलिए पहला ही ऑप्शन उत्तर हो गया, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए, व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज्ड, आरबीआई को नेशनलाइज्ड कब किया गया? ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 1 जनवरी 1949 आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए आरबीआई का लोगो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मोहर का लोगो था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं क्वेश्चन जो है वो लोगो को लेके आ गया। द लोगो ऑफ आरबीआई कंसिस्ट ऑफ विच ट्री? मैंने अभी तो बताया कौन सा ट्री होता है, पाम ट्री, ठीक है, ताड़ का वृक्ष जो होता है, ताड़ का वृक्ष जो होता है। अगला क्वेश्चन, द लोगो ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल? कौन सा एनिमल होता है? देखिए जो ब्रिटिश इंडिया का मोहर था उसमें था लॉयन, ठीक है, ब्रिटिशर्स तो लॉयन ही चाहते थे, बट यहां पर टाइगर रखा गया, टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट, द आरबीआई सर्व्ड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अंटिल। देखिए जब 1947 में यहां पर डिवाइडेशन हुआ, ठीक है, बंटवारा हुआ, उस टाइम पे जो सेंट्रल बैंक था वो तो एक ही था, आरबीआई। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी तो एक बैंक की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक वो सेटल नहीं हो जाता आरबीआई ने वर्क किया एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो कब तक आरबीआई ने वर्क किया? ठीक है, तो कब तक आरबीआई ने वर्क किया? दैट इज जून 1948। जून 1948 तक यहां पर वर्क किया आरबीआई ने एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। चलिए देखिए आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक जो है ये म्यांमार का सेंट्रल बैंक भी रह चुका है, दैट इज बर्मा, जिसको हम पहले बोलते थे, बर्मा का सेंट्रल बैंक भी रह चुका है। तो कब आरबीआई ने बर्मा के सेंट्रल बैंक का काम करना छोड़ दिया? दैट इज अप्रैल 1947, अप्रैल 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? बताया मैंने, ठीक है, ध्यान से आप देखिएगा। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ, सर ऑसबर्न स्मिथ। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको कर चुका हूं, ठीक है, जो 1-2 क्वेश्चंस का नहीं किया वो मैं बता रहा हूं साथ के साथ। सर ऑसबर्न स्मिथ, सर ऑसबर्न स्मिथ। दिस इज जस्ट प्रैक्टिस, पहले हम पढ़ चुके हैं सारा, हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको सारा डाउट्स क्लियर होते जाए साथ के साथ। मेरा एक ही मोटिव है कि आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज करते चलो। चलिए सर ऑसबर्न स्मिथ, मैं सेकंड भी बता देता हूं आपको। सर ऑसबर्न स्मिथ जो थे ये 1935 से लेके 1938 तक थे, और 38 के बाद 38 से लेके 43 तक, 1943 तक थे मिस्टर जेम्स टेलर, सर जेम्स टेलर। चलिए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो 1943 में बने थे सीडी देशमुख, 1943 से लेके 1949 तक मिस्टर सीडी देशमुख साहब। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? देखिए आरबीआई के अंदर आज तक कोई भी फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, बट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं, फीमेल डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी है। तो आरबीआई की पहली फीमेल डेप्यूटी गवर्नर जो 2003 में नियुक्त की गई थी, इनका नाम था केजे उदेशी, केजे उदेशी। चलिए नेक्स्ट, विच आरबीआई गवर्नर ऑल्सो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? इस इंसान को तो हर कोई जानता है,
भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कि आरबीआई का गवर्नर भी रह चुका है, ठीक है, दैट इज राजीव गांधी? नहीं। जेएल नेहरू? नहीं। मोरारजी देसाई, ये प्रधानमंत्री थे पर आरबीआई गवर्नर नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1982 से लेके 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट, हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन पर्सन है जिसने आरबीआई के गवर्नर के तौर पे सबसे कम समय व्यतीत किया है? तो देखिए, ये इनका नाम था रघुराम राजन 3 साल, उर्जित पटेल अभी रिजाइन किया था कुछ टाइम पहले, बिमल जलान भी नहीं, सीडी देशमुख भी नहीं, अमिताभ घोष, इनका नाम था अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। नेक्स्ट, हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका रहा? तो यह है सर बेनेगल रामा राव, बेनेगल रामा राव। ये बेनेगल रामा राव साहब बेसिकली आई कैन से 1949 में आफ्टर द सीडी देशमुख ये बने थे और 57-8 तक ये रहे थे आरबीआई के गवर्नर। उसके बाद शक्तिकांत दास, ये प्रेजेंट गवर्नर हैं आरबीआई के। तो ये कौन से नंबर वाले गवर्नर हैं? कौन से नंबर वाले ये गवर्नर हैं? शक्तिकांत दास। तो ये हैं आरबीआई के 25वें गवर्नर, 25वें गवर्नर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रेजेंट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? इनमें से कौन आरबीआई का प्रेजेंट डेप्यूटी गवर्नर नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो माइकल देव पात्रा है भाई, एम के जैन, महेश कुमार जैन ये भी हैं, एम राजेश्वर राव ये भी है, विराल आचार्य ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उत्तर हो जाता है विराल आचार्य साहब, विराल आचार्य। बट आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो तो 3 ही है, एंड चौथे हैं मिस्टर टी रविशंकर। चलिए नेक्स्ट, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर रिवाइज कर दिया, चेंज कर दिया। पहले जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता था वो होता था ये, दैट इज 1 जुलाई टू 30 जून। बट अब आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 22 से अभी से अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको रिवाइज कर दिया है, वो हो गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अभी चेंज हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये नहीं, ये पहले था, अब चेंज हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई? अब बात आती है आरबीआई काम क्या करता है, आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन यहां पे आ रहा है। तो इनमें से आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है? नहीं है, तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। एक्सेप्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्या आरबीआई गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है? पैसे, ठीक है, बैंक का काम करता है, हाँ बिल्कुल करता है। उसके बाद कीपिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को रखता है? बिल्कुल आरबीआई का ही काम है ये। उसके बाद इश्यूइंग ऑफ 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है जी नहीं, ये आरबीआई नहीं करता है। अगर अभी देख लेते हैं रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, जी हाँ आरबीआई ही कंट्री के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो यहां पर इश्यूइंग 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, अब आप कहोगे पैसा तो आरबीआई ही इशू करता है, जी हां पैसा इंडिया के अंदर आरबीआई के द्वारा ही इशू किया जाता है। बट जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं और 1 रुपए का नोट जो होता है, ये आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किया जाता, दे आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, दे आर इशूड बाय द आरबीआई। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है, आरबीआई 1 रुपए का नोट और कॉइन्स को इशू नहीं करता, ठीक है। जितने भी नोट्स होते हैं इसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, बट 1 रुपए के नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर भी नहीं होते, इसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा, क्लियर। तो बच्चों हमारे बैंकिंग अवेयरनेस के कंसेप्ट डोज में, डेली डोज में आज हमने बैंकिंग का कुछ इंट्रोडक्शन देखा और आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि अपडेट्स मिलते रहे। इसके अलावा अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, आपने बहुत सारे प्रीलिम्स क्रैक किए, कभी मेंस क्रैक नहीं कर पाए, इंटरव्यू में रह गए, तो किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरी हेल्प करूंगा बैंक एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में, डेली डोज में जुड़े रहिएगा। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।